एक रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी बनाया था। मैंने इस पेज में जेएसपी इसलिए लिया कि मैं इसमें जावा का भी कोड कर सकूं, लेकिन अगर जिन्होंने ये पूरा पेज देखा होगा, इसमें मैंने जावा का एक सिंगल कैरेक्टर भी यूज नहीं किया, तो मेरा इसको जेएसपी लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं इसको एचटीएमएल भी लेता तो भी मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी जावा का कोड नहीं लिखा। तो मैंने इसमें लिखा क्या था, मैंने, आपको पता है, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। ये हेडिंग है हमारा। एक टैग होता है फॉर्म टैग। फॉर्म एक बहुत स्पेशल टैग है। जब हम क्लाइंट से डेटा सर्वर पर भेजते हैं, क्लाइंट कौन होगा हमारा? वेब ब्राउजर। आपने कोई वेबसाइट ओपन की तो वेब ब्राउजर क्या एक क्लाइंट है। आपने कोई डेटा एंटर किया तो क्लाइंट ने जो डेटा एंटर किया वो डेटा सर्वर पे तभी जाएगा जब हम उस बताएंगे कि कितना डेटा भेजना है, और वो डेटा फॉर्म टैग के अंदर ही होना चाहिए। जिन्होंने एचटीएमएल देखा उनको ये पता है कि एचटीएमएल में कितने भी टैग की नेस्टिंग हो सकती है, पर फॉर्म एक ऐसा टैग है जिसकी नेस्टिंग नहीं हो सकती। नेस्टिंग का मतलब ये है कि एक बार फॉर्म ओपन हुआ है तो जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक दूसरा फॉर्म टैग नहीं आ सकता। तो मैंने इस फॉर्म टैग के अंदर क्या लिखा, मैंने उस फॉर्म टैग के अंदर उतनी चीजें लिखी जितनी मुझे एक बार में सर्वर पे भेजनी है। तो मैंने क्या लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम हम तब देते हैं जब हमको जावा के बेस पे कोडिंग करनी है। आईडी हम तब देते हैं जब जावा स्क्रिप्ट के बेस पे करनी है। तो मैं जावा स्क्रिप्ट भी करूंगा, जावा भी करूंगा, और सब मिक्स भी करूंगा, तो कंफ्यूजन ना हो नेम का क्या है। तो जावा में लिखूं तो भी T1, जावा स्क्रिप्ट में लिखूं तो भी T1। अगर मैं इसको रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड, तो यूजर को ये वैल्यू जब सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो एंटर करना कंपलसरी होगी। ईमेल में ईमेल देना होगा, मतलब @ और वैल्यू एंटर करना कंपलसरी होगी। प्लस मोबाइल का टेक्स्ट, तो मोबाइल में एक पैटर्न लगाया कि एक तो डिजिट होगा, और डिजिट भी कितना होगा, सिर्फ 10। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे आपको +91 चाहिए तो यहाँ पे +91 का भी लिखना पड़ेगा। फिर मैंने लिया ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की आईडी क्या दी, ब्लड ग्रुप, सिलेक्ट ब्लड ग्रुप, ये मैंने थोड़ा सा ऐड किया है ना। एक पहला ऑप्शन क्या दिया है, लास्ट क्लास में नहीं था, पहला ऑप्शन क्या दिया, सिलेक्ट ब्लड ग्रुप। यूजर जब इस पर क्लिक करेगा तो वो ब्लड ग्रुप को क्या करेगा, सिलेक्ट। मतलब पहला ऑप्शन कल तक ए पॉजिटिव था, अब मैंने पहला ऑप्शन ये लिख दिया, सिलेक्ट ब्लड ग्रुप। उससे कोई फर्क नहीं है, ये मैं एक्चुअली वैलिडेशन बताने वाला हूँ इसलिए। फिर क्या लिया मैंने, सिटी, वो एज इट इज है, जितनी भी सिटी देना है वो। और लास्ट में हमने क्या लिया, इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट बटन का ध्यान रखिएगा, सबमिट बटन जो भी डेटा है सर्वर पर लेके जाएगा, लेकिन सबमिट बटन को ये बताना जरूरी है कि कितना डेटा ले जाना है। फिर से सुनिए, सबमिट बटन डेटा सर्वर पर लेके जाएगा, लेकिन पूरी वेबसाइट का कितना पार्ट, क्या पूरी वेबसाइट लेके जानी है सर्वर पे या एक पार्ट। तो जितना डेटा फॉर्म टैग के अंदर है, तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा, जितना डेटा फॉर्म टैग के अंदर है, जो भी फॉर्म टैग के अंदर है, वो पूरा डेटा कहाँ दे दिया जाएगा, सर्वर को दे दिया जाएगा। सर्वर, सर्वर अभी हमारा सर्वर कौन सा है, अपाची, टॉमकैट या ग्लासफिश, हमारा क्या एक सर्वर है। हमने अपनी ही मशीन को एक सर्वर बना दिया है ना, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल होस्ट। इसलिए जब आप यूआरएल एक्सेस करते हैं तो आपको क्या दिखता है, लोकल होस्ट। ओके, तो ये क्या होगा, फॉर्म की मैंने एक आईडी भी दी है, क्योंकि फॉर्म पे भी मैं वैलिडेशन लगाऊंगा। हर एक कंट्रोल की आईडी जरूर दीजिए अगर उस पर आपको कोडिंग करनी है। तो एक्शन होता है एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए। नेविगेट, नेविगेट मतलब फ्रॉम, नेविगेशन मतलब एक पेज से किसी दूसरे पेज पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो वो बेसिकली क्या है, नेविगेशन है। तो ये मैंने क्या लिखा, welcome.jsp। तो ये कहाँ जाएगा, welcome.jsp। ये मेरा welcome.jsp है, ये हेडिंग हो गया, ये वेलकम हो गया। अब मैं चाहता हूं कि प्रीवियस पेज पे उसने जो भी नेम एंटर किया था वो नेम यहाँ प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रीवियस पेज में मैंने नेम किस में एंटर किया था, T1 में एंटर किया था। ये पूरा डेटा कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा। सर्वर से किसको दे दिया जाएगा, welcome.jsp। ये पूरा डेटा वाया सर्वर किसको दे दिया जाएगा, welcome.jsp। ये है welcome.jsp। welcome.jsp पे आएंगे तो ये पूरा डेटा कहाँ जाएगा, welcome.jsp पे, REG का। तो मैंने क्या किया, पेज के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स। तो मुझे जब
किसी से कुछ चाहिए है तो मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, तो मुझे वेलकम पेज से कुछ रिकॉर्ड या कोई वैल्यू चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट, और जब वेलकम कोई आंसर देगा, ऑर्डर देगा, तो वो क्या होगा, रिस्पॉन्स। आपको ये ध्यान रखना है कि reg.jst से आपका डेटा कहाँ गया है, welcome.jst से। मान लो वेलकम से भी कहीं और जा रहे होते हैं, मतलब ए से बी, बी से सी, तो सी पे जब पहुंचेंगे तो आप ए का डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सिर्फ दो लोगों के बीच में चलता है, दो पेजेस के बीच में चलता है। अगर आपको लगता है कि मुझे वेलकम से डेटा किसी तीसरे पेज पे भेजना है, तो इन वैल्यू को यहाँ पे आप एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, और यहाँ से फिर आप बी पेज से उन डेटा को कहाँ भेजोगे, सी पेज पे। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक बार आपने सर्वर पे भेज दिया तो आपने एक बार सर्वर पे भेजा है, जिस पेज के लिए भेजा है सिर्फ उसी पेज पे वो डेटा क्या होगा, एक्सेसिबल होगा, उस पेज के अलावा कहीं और एक्सेस नहीं होगा। तो जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है ये दो लोगों के बीच में चल रहा है। तो यहाँ मैंने क्या किया, नेम, ये हम जावा का स्क्रिप्ट लेट टैग लगाते हैं जब हमको किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है। मैंने इसी पेज से रिक्वेस्ट किया। अच्छा, यूआरएल पे जो भी डेटा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, है ना। यूआरएल पे जो भी डेटा जो आपने देखा होगा, क्वेश्चन मार्क T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू, अभी मैं दिखा भी देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू। तो हमारा क्या आउटपुट था लास्ट क्लास का, देखिए ये था। सबमिट पर अगर क्लिक करूंगा तो HTML5 का रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगा है, तो मुझे यहाँ पे जो मैंने वैलिडेशन लगाया है वो मुझे देना होगा। यहाँ ब्लड ग्रुप, अभी आज मैं ब्लड ग्रुप के लिए भी लगाऊंगा, ये मैंने दिया, सबमिट। तो ऊपर देखिए ये जो पूरा डेटा है T1 इक्वल टू इतना सब जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। और किसी भी पैरामीटर की वैल्यू अगर आपको एक्सेस करनी है तो उसका वेरिएबल नेम पता होना चाहिए। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, ये T1 मेरा एक वेरिएबल है, फिर T2 एक वेरिएबल है, फिर T3 एक वेरिएबल है, BG एक वेरिएबल है, CT एक वेरिएबल है, B1 एक वेरिएबल है। इनकी वैल्यू को मैं इस पेज पे एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए मैंने लिखा भी है, योर नेम इज में क्या आना चाहिए, T1 की वैल्यू। यहाँ T1 की वैल्यू क्या दिखा रहा था, ww, इसलिए क्या आ गया ww। ईमेल की वैल्यू क्या दिखा रहा है, ये ww, क्योंकि मैंने T2 में क्या डाला था, ww। अगर आप ये चाहते हो कि यार ऊपर डेटा जाए तो, पर ऊपर यूआरएल में किसी को शो ना हो, फॉर सिक्योरिटी रीजन आप ये डेटा यूआरएल पे शो नहीं करना चाहते, तो क्लाइंट से डेटा जब सर्वर पे जाता है तो फॉर्म टैग के अंदर जो डेटा है उससे वही जाता है। तो फॉर्म की दो मेथड है ना। मैंने आपसे ऑलवेज कहा है कि W3 स्कूल को एक बार हमेशा ध्यान रखें। मैं ये W3 स्कूल इसलिए भी ओपन कर देता हूँ आपके लिए कि आपको पता रहे कि आपको किस चीज को पढ़ना है। ये फॉर्म, देखिए फॉर्म एलिमेंट है, ये किस लिए, यूजर से इनपुट करने के लिए। तो फॉर्म की दो मेथड हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। एक है गेट और एक है पोस्ट। एक्शन तो क्या है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही तरती। आप किसी भी वेरिएबल को जावा की कोडिंग से एक्सेस करोगे तो उस वेरिएबल का आपको नाम पता होना चाहिए, और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू जावा स्क्रिप्ट से पता करोगे तो उसके लिए क्या होगा, आपका आईडी। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बस आप सबको ये ना लगे कि यार मिक्स हो रहा है, तो मिक्स करना पड़ता है। एक वेबसाइट का एक पेज में HTML CSS सब एक साथ लगता है, तो आपको सब चीजें साइमल्टेनियसली समझनी ही पड़ेंगी, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, नेम जावा के लिए और आईडी जावा स्क्रिप्ट के लिए। ये देखिए मैं फॉर्म की मेथड बता रहा था। फॉर्म की मेथड क्या है, गेट एंड पोस्ट। तो अभी बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई मेथड नहीं देता हूं तो फॉर्म की मेथड क्या मानी जाती है, गेट। गेट का मतलब ये है कि यूआरएल पे सारा डेटा आपको दिखेगा, और पोस्ट का मतलब ये है कि जब डेटा सर्वर पे जाएगा तो आपको यूआरएल पे डेटा नहीं दिखेगा। तो एक बार देखते हैं, मैंने फॉर्म की कोई मेथड नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट मेथड क्या है मेरी, गेट है। ये देखिए अगर मैं अभी गेट लिख भी देता हूं, तो मेरे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं। देखिए यूआरएल पे अभी भी डेटा शो हो रहा है। तो यूआरएल पे डेटा अभी भी इसलिए शो हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट मेथड भी क्या है, गेट, और मैंने भी क्या मेथड की है, गेट। अब मैं इस मेथड को कर देता हूं पोस्ट। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा,
अभी भी डेटा कहाँ जाएगा, सर्वर पे। सिर्फ क्या डेटा सर्वर पे भेजा जा रहा है ये यूजर को दिखेगा नहीं। देखिए कोई भी वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं। देखिए नाम प्रिंट हो रहा है, अभी भी ईमेल अभी भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन यूआरएल देखिए, आपको यूआरएल पे कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है। तो आपको डेटा जब भेजना है तो आपको लगता है कि मैं ऐसा डेटा भेज रहा हूं जो यूआरएल पे दिख भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेथड कुछ मत दीजिए, या बाय डिफॉल्ट गेट ही है ना। और अगर आपको लगता नहीं है वो डेटा जो मैं भेज रहा हूँ सर्वर तक उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है या पूरा इंपॉर्टेंट है, तो मैं मेथड को क्या करूंगा, पोस्ट। मेथड को क्या करूंगा, पोस्ट। क्लियर सबको? ये मेरा वेलकम वाला पेज बना था, इतना मैंने बनाने को बोला था। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस, इसका डेटाबेस वाला पार्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि क्वेश्चन आया तो जावा स्क्रिप्ट, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस जावा का ही बता रहा हूँ और एक जावा स्क्रिप्ट का ही बताना है। ठीक है, तो सभी लोग देखिएगा कि कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है जावा कहाँ रोल प्ले करेगा और जावा 404 आ रही है, इसका मतलब पेज नॉट फाउंड। देखिए 404 कब आती है, मैंने आपसे कहा है, सपना ध्यान रखिए, वेलकम डॉट जेएसपी, वेलकम का डब्ल्यू कैपिटल है, तो यहाँ जब मैं यूआरएल दूंगा तो यहाँ भी मैं क्या दूंगा, डब्ल्यू कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल किसी ने डब्ल्यू को स्मॉल में दिया, पेज कैसा बनाया, वेलकम का डब्ल्यू कैपिटल और एक्शन में डब्ल्यू क्या दिया, स्मॉल। अब देखिए रन करके, क्या आ रहा है देखिए, ये सपना आपकी एरर आ रही है जो आपने मुझे लिखी है 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड ना, पेज नॉट फाउंड। वो कौन सा पेज ढूंढ रहा है, ये देखिए लिखा है कौन सा पेज ढूंढ रहा है, वेलकम डॉट जीएसटी। तो ये बना तो है वेलकम डॉट जीएसटी, लेकिन इसका डब्ल्यू स्मॉल में है और इसका डब्ल्यू कैपिटल है। यूआरएल जो है वो ध्यान रखिए केस सेंसिटिव होती है। यूआरएल अगर पेज बनाते समय जो कैपिटल में दिया है तो आपको कोडिंग में भी वो चीज कैसे लिखनी होगी, कैपिटल में लिखनी होगी। ये गलती बहुत सारे लोगों से होगी, ध्यान रखिएगा यूआरएल जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर मुझे इसको सही चलाना है तो मैं क्या लगाऊं, डब्ल्यू कैपिटल लगाऊं। चलिए सबको आज एक छोटा सा एग्जांपल, ये तो मैंने इसका दिया था, एक जावा स्क्रिप्ट और जावा की थोड़ी सी बात आई है, तो आप लोग को ये बता रहा हूँ सिर्फ कि दोनों रोल कहाँ प्ले करते हैं, है ना। तो मैंने एक एचटीएमएल फाइल बनाया, फॉर जेएस इसलिए लीजिए कि मैं जावा स्क्रिप्ट की बना रहा हूँ। एक एचटीएमएल पेज और एक एचटीएमएल और बनाया, इसमें लिखा है और जावा। दो एचटीएमएल पेज बनाए, एक फॉर जेएस डॉट एचटीएमएल, एक फॉर जावा डॉट एचटीएमएल। ठीक, अब मैं आ गया हूँ फॉर जेएस डॉट एचटीएमएल। पहला एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट था कि जावा स्क्रिप्ट कहाँ रोल प्ले करते हैं। मैं सिंपल सा दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ जो सी जावा कभी भी आपने बहुत बार बनाया है। कम से कम कोड में लिखूंगा, ये जावा स्क्रिप्ट का, इसलिए मुझे सिर्फ आईडी देना जरूरी है। अगर मुझे लगता है कि सेस्टिव के आगे मुझे जावा का भी कोड करना है तो मुझे नेम भी देना चाहिए।
तो दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए, इसको नेम और आईडी वैसे दोनों देना चाहिए, पर मैं ये सिर्फ इस पेज पे जावास्क्रिप्ट यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने क्या लिखा, आईडी। ठीक, सेम फॉर्म कॉपी जावा के लिए। तो जावा के लिए किया है, तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, आईडी की जगह नेम। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूजर से दो नंबर इनपुट करेंगे, और दो नंबर इनपुट करने के बाद आप ये चाहते हो कि वो दोनों नंबर कहाँ जाए, सर्वर पे उसको जावा का कोड मिले, दोनों का सर्वर दोनों का सम करे और सम करके आंसर दे। तो बहुत मेहनत का काम है। दो नंबर पहले कहाँ जा रहे हैं, सर्वर पे, सर्वर उनको क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, फिर सर्वर उनको क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है। तो मैंने ये बोला क्या हमारा जो वेब ब्राउजर है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो क्लाइंट की मशीन पे इनपुट ले, क्लाइंट की मशीन पे कैलकुलेशन कर ले, और क्लाइंट की मशीन पे क्लाइंट की मशीन पे आंसर दे दे, उसको सर्वर तक आने की जरूरत नहीं है। तो देख, सिंटैक्स देखिएगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप ये सब सिंटैक्स, इसलिए सॉरी, ये तो मेरा HTML है, तो यहाँ तो मैं जावा का कोड लिख ही नहीं सकता, तो मुझे इसको फॉर्म से एक कहाँ भेजना पड़ेगा, दूसरे पेज पे। क्यों भेजना पड़ेगा, क्योंकि HTML पे जावा का कोड नहीं लिख सकता। तो मैंने एक नया क्या बनाया, रिजल्ट, वेब के अंदर क्या बनाया, रिजल्ट, क्या बना, result.jsp। और ये क्या है, फॉर जावा। अगर मैंने ऐसा लिखा है, फॉर्म एक्शन इक्वल टू result.jsp, इससे क्या होगा, आप सबको पता है बटन का टाइप, अगर मुझे सर्वर पे जाना है तो बटन का टाइप कंपलसरी क्या होना चाहिए, सबमिट। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, ये फॉर्म का पूरा डेटा किस पेज को दे दिया जाएगा, result.jsp। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास जैसे ही है, सबको क्लियर होगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा, T1 T2 की वैल्यू सर्वर के किस पेज को दे दी जाएगी, सर्वर पे जाएगा और सर्वर के किस पेज को दी जाएगी, result.jsp। अब result.jsp ने देखिए क्या किया, अगर आप पुराना कोड जब भूले नहीं हो, तो T1 एक्चुअली क्या होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, और मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। और T2 इन के इक्वल टू i+j, और कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, आउट डॉट प्रिंट लाइन, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन सिस्टम में प्रिंट करता है, कंसोल पे प्रिंट करता है, और आउट डॉट प्रिंट लाइन वहां प्रिंट करता है जिस जगह ये रन हो रहा है। तो कहाँ रन हो रहा है, वेब ब्राउजर में।
आप चाहें तो बीच में कोई HTML का टैग भी लिख सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, आउट प्रिंट लाइन वेब ब्राउजर पे प्रिंट करेगा। वेब ब्राउजर तो HTML समझता है, तो ये पहले क्या करेगा, हेडिंग में प्रिंट करेगा, और के की जो वैल्यू आएगी, के की जो वैल्यू आएगी उसको भी कैसे प्रिंट करेगा, हेडिंग में। तो मैंने ये फॉर जावा वाला पेज रन किया। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये 5, ये 6, ये दोनों नंबर को क्लाइंट से कलेक्ट करके सम पे क्लिक करूंगा तो सर्वर पे भेजा जाएगा। सर्वर में कहाँ भेजा जाएगा, रिजल्ट पे। और सर्वर ने क्या आंसर दिया, सम इक्वल टू 11। ये देखिए HTTP लोकल कहाँ चला गया, result.jst पे T1 की वैल्यू भी लेके गया, T2 की वैल्यू लेके गया, और T1 और T2 की वैल्यू सर्वर पे आई। सर्वर पे किस पेज पे आई, result.jst पे। हमने उन T1 T2 को किसमें कन्वर्ट किया, इंटीजर में, और सम इक्वल टू। तो सम मेरा इतना ऐसे हेडिंग के फॉर्म में क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने उसमें क्या लगाया था, HN। ये है हमारा जावा का कोड। डिजाइनिंग आपने किसमें की, HTML में, और कैलकुलेशन किसमें कर दी, GST। अगर आप ये बोलते कि ये दोनों एक ही पेज में हो जाता, कि वहीं डिजाइनिंग हो जाती और वहीं आंसर प्रिंट हो जाता, नेक्स्ट पेज पे नहीं होता, तो फिर हम HTML नहीं बनाते, हम फिर क्या बनाते, JSP। आपको पता है JSP में HTML भी होता है और JSP में जावा भी होता है। ये आपने उस दिन किया था welcome.jsp में। JSP में HTML भी है और JSP में क्या है, जावा भी है। तो अगर सेम पेज पे चाहिए था तो आप यहीं डिजाइन करते, यहीं सम कर देते, जावा का कोड लिख देते। अगर पेज का एक्सटेंशन JSP है तो हम यहीं डिजाइनिंग और यहीं कोडिंग कर सकते हैं। बटन में आईडी तब देनी पड़ेगी अंकुर जब आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है ना। यहां तक सबको क्लियर हो गया। इसमें 2 नंबर का सम नहीं समझना है, इसमें यह समझना है कि यूजर से इनपुट लेकर सबमिट के क्लिक पे फॉर्म डेटा सर्वर पे गया, सर्वर पे कहाँ गया, रिजल्ट पे। यहाँ जावा का कोड मिला, सर्वर ने दोनों नंबर रिसीव किए, सर्वर ने मतलब result.jsp है, दोनों नंबर रिसीव किए, उसको इंटीजर में किया, कैलकुलेशन किया, और वापस वेब ब्राउजर को क्या कर दिया, आंसर दे दिया। मेरी ख्याल से सबको क्लियर हो गया। आप चाहे तो इसको एक बार ब्राउजर पे देखिए। ये मैंने नंबर दिया, आप देखिएगा ध्यान से, ये जो पेज रिफ्रेश होता है, रीलोड होता है, ये 1 सेकंड को रिफ्रेश होगा। ये चीज सबको जो देखना, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या देखना है, बैक भी इनेबल हो जाएगा, फॉरवर्ड भी इनेबल हो जाएगा, और पेज 1 सेकंड को रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश का मतलब है पूरा पेज कहाँ जा रहा है, सर्वर पे। देखिए रिफ्रेश हुआ था और फिर कहाँ गए। मेरी ख्याल से समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब मैंने कोई वैल्यू दी तो ये दोनों वैल्यू कहाँ जाएगी, सर्वर पे। सर्वर मुझे आंसर देगा, जब सर्वर मुझे क्लाइंट को आंसर देगा तो होल पेज क्या होता है, रिफ्रेश होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम एक सिंगल वर्ड में बोलते हैं पोस्ट बैक। पोस्ट बैक ये सिंगल वर्ड है ना, पोस्ट और बैक अलग लेंगे। वैसे आप समझेंगे तो पूरा डेटा कहाँ पे पोस्ट होगा, सर्वर पे, और वापस बैक हम कहाँ पे जाएंगे, क्लाइंट पे। तो जब सर्वर से क्लाइंट पे आते हैं तो होल पेज हमारा रिफ्रेश होता है। देखिए 1 सेकंड को रिफ्रेश हुआ और ये मेरा क्या आ गया, आंसर। लेकिन इन दोनों नंबर का सम वेब ब्राउजर ने नहीं किया, इन दोनों नंबर का सम क्लाइंट ने नहीं किया, इन दोनों नंबर का सम किसने किया, सर्वर ने किया। ये एक प्रैक्टिकल करना है आपको। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं जावा स्क्रिप्ट का, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आ गया हूँ फॉर जेएस वाले HTML पे। ये भी आईडी, ये भी आईडी, ये भी आईडी, फॉर्म में तो कुछ नहीं है। क्या लिखा है, B1 इक्वल टू वैल्यूएशन। सबसे पहली बात होती है कोड आपको कब फायर करना है। कोड आपको कब फायर करना है, जब कोई बटन पे क्लिक करेगा। देखिएगा ध्यान से, हम जावा स्क्रिप्ट का कोड इस पूरे पेज में कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखें, बीच में लिखें, नीचे लिखें, जहां चाहे वहां लिखें। सेम JSP का कोड भी होता है, आपको बॉडी टैग के अंदर जहां भी लिखना है लिखो। जावा स्क्रिप्ट का कोड भी ऐसा है, बॉडी के अंदर आप कहीं भी लिखो। लेकिन कैसे लिखेंगे स्क्रिप्ट, देखिए
जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट लिखा तो अपने आप ही क्या लिख के आ गया, क्या लिख के आ गया, टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, मतलब बहुत डिमांड है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, है ना, जावास्क्रिप्ट ये वो। इसी का फिर एडवांस पार्ट आप जो सुनते हो, नोड जेएस। नोड जेएस का मतलब क्या है, नोड जावास्क्रिप्ट। एंगुलर जेएस, जेएस का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आज की डेट में जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इसमें बिना किसी फंक्शन के ऐसा बस लिख दूं, अलर्ट, जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना ऑप्शनल है, आप सेमीकोलन लगाइए नहीं लगाइए, दोनों की मीनिंग सेम है। मैंने सीधे सीधे स्क्रिप्ट में टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोडिंग किस फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, और स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज कौन सी है, जावास्क्रिप्ट। बहुत सारी स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज आती है। अलर्ट, अलर्ट होता है एक मैसेज बॉक्स। देखिए इसको मैं रन करता हूं, जैसे ही मेरा पेज लोड हुआ तो देखिए एक अलर्ट मैसेज ही आ गया। ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को बैकग्राउंड में लिखा है, लेकिन अगर इसी को मैं क्रोम में रन करके देखता हूं तो ये मैसेज ऐसा आएगा, जैसा आपने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा भी है। ये मैसेज कहां से बना, अलर्ट से। ओके, फिर मेरा पेज दिखेगा। तो सबसे पहले मैसेज क्यों आया, सबसे पहले मैसेज इसलिए आया कि मैंने अलर्ट लिखा है, अलर्ट किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो जैसे ही पूरा पेज लोड होगा ये मैसेज भी मेरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मैंने ऐसा किया, इस बटन के आगे लिखा एक इवेंट, इवेंट का नाम है ऑन क्लिक, और लिख दिया ABC। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा वो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन ढूंढेगा। ये इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट आज, है ना, जावा के साथ भी JSP के साथ ये भी। तो ऑन क्लिक इक्वल टू क्या हो गया, ABC। तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये किस फंक्शन को कॉल करेगा, ABC फंक्शन को कॉल करेगा। तो ABC फंक्शन, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ये फंक्शन बनेगा जावास्क्रिप्ट में, और ये मैंने यहाँ, है ना, सेमीकोलन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट में ध्यान रखिए, लगा देंगे तो भी एरर नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी एरर नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखो ये इनपुट टाइप सबमिट बटन नहीं है। अगर ये इनपुट टाइप सबमिट बटन होता तो दोनों की वैल्यू को कहां ले जाता, सर्वर पे ले जाता। इनपुट टाइप बटन कभी भी वैल्यू को सर्वर पे नहीं ले जाता, इनपुट टाइप बटन सिर्फ वैल्यू को क्लाइंट साइड पे रखता है। तो क्लाइंट साइड पे मैंने एक फंक्शन क्या दिया, ABC। इसलिए इनपुट टाइप में आपको उस दिन मैंने पूछा था कि बटन भी आ रहा है सबमिट भी आ रहा है, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, इसका क्या मतलब है। तो ऑन क्लिक इक्वल टू ABC, जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा सर्वर पे नहीं जाएगा, इसी पेज पे ABC नाम के एक फंक्शन को कॉल कर देगा। इस जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा वो भी है, देखिए ड्रॉबैक। मैं रन करता हूँ, ये आया, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया ये आया मैसेज। वेब ब्राउजर पे अगर देखेंगे जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया, तो इस टाइप की जावास्क्रिप्ट जो मैं लिख रहा हूं, अगर कोई व्यू में जाके पेज सोर्स करता है तो आपको ये अच्छे से पता है कि उसको जावा का कोड कभी नहीं दिखेगा। जैसे ये मेरा सम आ रहा था, ये कहां से आ रहा था, सर्वर से आ रहा था। अगर मैं व्यू सोर्स करूंगा तो देखिए उसको सिर्फ आउटपुट दिख रहा है, क्या उसको दिख रहा है इंटीजर डॉट पारसेंट और ये और वो नहीं। लेकिन जब कोई जावास्क्रिप्ट वाले कोड पे आके व्यू पेज सोर्स करेगा तो उसको देखिए पूरा दिख रहा है, स्क्रिप्ट इक्वल टू टाइप। ये क्यों दिख रहा है उसको ये सब कुछ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बना ही क्लाइंट के लिए है। तो क्लाइंट मशीन पे तो ये कोड दिखेगा ही दिखेगा। तो किसी ने बोला कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइंट मशीन पे ये कोड रन भी हो जाए और क्लाइंट को ये कोड ना भी दिखे, तब उसका भी एक सोल्यूशन है। हर चीज का वेब में सोल्यूशन है। हम इस जावास्क्रिप्ट का कोड, हम इस जावास्क्रिप्ट का कोड अभी कहां लिख रहे हैं, इसी HTML पेज में लिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक फंक्शन तो बनाएंगे, पर ये जो कोडिंग यहां लिख रहे हैं यहां ना लिख के एक नई टाइप की फाइल बनाएंगे जिसका एक्सटेंशन होगा .js। अगर मैंने इस कोडिंग को जो अभी अलर्ट हाई लिखी है, अगर मैं इसको एक अलग से फाइल बनाऊं जिसका एक्सटेंशन क्या दूं, .js, तो यूजर को ये तो दिखेगा कि ऑन क्लिक पे ABC है, पर उसको यूजर को क्या नहीं दिखेगी,
उसकी कोडिंग। अभी मैंने यहीं पे कोडिंग कर दी है, तो यूजर जैसी पेज सोर्स करता है, उसको पूरी मेरी कोडिंग दी जाती है ना। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। तो जब अगर मुझे कोड यहाँ नहीं दिखाना है, तो मेरे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। आपने बहुत से लोगों ने जो रन करते हैं उन्होंने देखा भी होगा कि यार न्यू में क्या क्या ऑप्शन आता है। देखिए क्या आता है, जावा स्क्रिप्ट सोर्स फाइल। तो जब आप चाहते हो कि बहुत सारा जावा स्क्रिप्ट लिखना है, तो मैं अलग से, जैसे .html बनता है वैसे ही .js बना लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे .jsp बन रहा है, .html बन रहा है, .js। तो ना तो .jsp का कोड दिखेगा और ना ही .js का कोड दिखेगा। .js कहाँ रन हो जाएगा, क्लाइंट साइड पे। .jsp कहाँ रन हो जाएगा, सर्वर साइड पे। फिर से आते हैं वो दोनों नंबर को सम करने के लिए। अब मैंने ये लिया, जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं होता। आप किसी भी वेरिएबल के आगे सिर्फ एक ही चीज लगाएंगे, वो होता है var। तो मैंने लिख दिया var I इक्वल टू डॉक्यूमेंट। ये क्या लिखा मैंने, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट हम किसको बोल रहे हैं, इस पूरे पेज को बोल रहे हैं, जिसको आप पूरा HTML पेज बोलते हो। जावास्क्रिप्ट उस पूरे पेज को क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट। इस पूरे पेज को जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा, डॉक्यूमेंट। अब इस फंक्शन को समझिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी। जितने भी वर्ड आएंगे, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल। अब वर्ड को फिर से सुनिए, गेट एलिमेंट किसके बेस पे, आईडी के बेस पे। आपने आईडी क्या दी है, T1। तो ये जो पूरा T1 ऑब्जेक्ट है, इस T1 ऑब्जेक्ट किसमें पास हो जाएगा, आई में। अब सुनिए फिर से, T1 ऑब्जेक्ट किसमें पास हो जाएगा, आई में। पर मुझे तो T1 का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की सिर्फ क्या चाहिए, वैल्यू। अगर ऐसा लिखूंगा सिर्फ T1, तो पूरा T1 इसमें आएगा। मुझे तो T1 की क्या चाहिए, वैल्यू। और अगर मैं ऐसा प्रिंट कराऊं, आई, सेमीकोलन जरूरी नहीं है, एक बार मैं चेक कर लूं। ये देखिए मैंने 44 डाला, तो यहाँ पे देखिए 44 प्रिंट हो गया। तो इसे सुनिए, डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, इस पूरे पेज को। उस पूरे पेज में से मुझे क्या चाहिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। एलिमेंट बाय आईडी, ये T1। और T1 की मुझे क्या चाहिए, वैल्यू। मैंने ऐसा लिखा। सिंटैक्स थोड़े से डिफर होंगे, क्योंकि ये जावा नहीं है, जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट का जावा से कोई लेना देना नहीं है। T2, देखिए 5 + 6 56। तो आपको याद आई होगी जावा की स्टार्टिंग की क्लासेस, कि जब दो स्ट्रिंग में प्लस लगता है तो क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, स्ट्रिंग में जब प्लस लगता है तो क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन। इसको फिर किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। यही तो आपने इसमें किया था। आपने जावा में क्या किया था, वैल्यू इससे गेट की थी। और इंटीजर में किससे किया था, इंटीजर डॉट पार्सिंग। ये आपने ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि JSP पेज है, जावा का कोड है। लेकिन ये तो जावा का नहीं है। तो यहाँ पे एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर, फिर रन किया मैंने, ये देखिए सम आ गया। इसकी खास बात जो है, सम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
आपको जो खास बात है वो ये समझना है कि मैंने ये फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड नंबर दिया, सम पे क्लिक किया, आप देखिएगा ना तो बैक अपनी जगह से हिलेगा, ना तो रिफ्रेश होगा, ना तो फॉरवर्ड होगा, ना कुछ होगा। पूरे पेज में कहीं भी कुछ भी चेंजेस होता हुआ नहीं दिखेगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखिए आंसर आ गया 30। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने डेटा लिया, क्लाइंट ने उसको प्लस किया और क्लाइंट ने उसका क्या दे दिया, आंसर। सर्वर को कोई खबर नहीं है। और जब हम ये वाला करते हैं, यहां जब हम वैल्यू देते हैं तो ये दोनों वैल्यू और जावा वाली दोनों वैल्यू कहाँ जाएंगी, सर्वर पे। तो बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश सब आपको हिलता हुआ दिखेगा। और ये आगे सम, तो ये सम किसने किया, अपाची टॉमकैट से जावा सर्वर ने किया। और ये सम किसने किया, ये वाला सम किसने किया, वेब ब्राउजर ने किया। ये देखिए ये सम देखिए, लेकिन फिर वही चीज पेज सोर्स पे गया, उसको सब दिख गया कि आपने जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा है। अभी इसको मत देखिए, सोर्स पे दिखने का सबके सोल्यूशन मिलेंगे। अगर मैं अलर्ट में मैसेज नहीं लगाता तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, मैंने ऐसा लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में देता कि H1 इसलिए आपको पता है। तो बता सकते हैं के क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि के नहीं प्रिंट कराना, के की वैल्यू प्रिंट करानी, तो सब कुछ डबल कोट्स के अंदर ही हो गया था। क्लियर? अभी भी जो चीजें सोचने की है, अभी भी क्या देखने की है, देखिए मैंने ये दिया, ये दिया, सम पे क्लिक किया तो ये सब कुछ गायब हो जाता है और सीधे रिजल्ट दिखता है। ये मेरा रिजल्ट है। क्लाइंट ने डेटा लिया, क्लाइंट ने प्रिंट किया, लेकिन वो जो इनपुट में जो कर रहा था वो पेज कहाँ चला गया, पेज तो वही का वही है, और जेएस। तो क्या होता है, अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया तो पेज में जो कुछ भी डिजाइनिंग थी, पेज सब कुछ गलत हो जाए, सब कुछ अलग हो जाएगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट राइट पे जो लिखा है वही दिखेगा। डॉक्यूमेंट राइट किस लिए होता है, एक मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल पेज पे एरर आ गई तो हमने एरर को बस प्रिंट कराया, पूरा आपने देखा होगा नेट पे कई बार पूरा पेज गायब हो जाता है, सिर्फ एक मैसेज बस लिखा है, तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। और कोई बोले नहीं मुझे तो आंसर इसी पेज में प्रिंट कराना है ना, तो आपको एक टैग मैंने एचटीएमएल में बताया था, बोला था पढ़ने के लिए, क्या बोला था, डीआईवी। डीआईवी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। एक एरिया, आगे चल के डीआईवी टैग बहुत यूज होने वाला है। एक एरिया दूसरे एरिया से डिफ्रेंशिएट, इसके बेस पे होता है डिवीजन। तो जब हम पेज की डिजाइनिंग करेंगे आगे, तो ये डीआईवी हेडिंग में भी हो सकता है, ये डीआईवी फुटर में भी हो सकता है, डीआईवी लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, सेंटर में, कहीं भी हो सकता है, जस्ट लाइक अ पैनल। तो मैंने एक डीआईवी लिया है, कहाँ, फॉर्म के अंदर। डीआईवी की आईडी क्या दी है, डीआईवी 1। तो मैंने ऐसा किया,
ये ध्यान रखिएगा मेरा जो DIV है इस बटन के नीचे है, मतलब पहले बटन दिखेगा बाद में DIV। कुछ अच्छा, एक जावा स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, अगर कहीं कोई एरर होगी तो आपको ये नहीं बताएगा किस लाइन पर एरर है। जावा वाला तो बहुत अच्छा JSP आपको बता देगा किस लाइन पर है ये एरर है, पर आपको ये कभी नहीं बताएगा कि कहाँ एरर है, क्योंकि सिंटैक्स तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। शायद ब्रैकेट आता था कि इक्वल टू आता था। तृप्ति, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की एग्जांपल तो बता रहा हूँ। अभी हमने 2 नंबर को सम कहाँ पे किया, क्लाइंट साइड पे, और उसके पहले फॉर जावा वाले में हमने कहाँ पे किया, 2 नंबर को सम सर्वर साइड पे। तो 2 नंबर को सम जो कर रहा हूँ ये वाला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID तृप्ति, वो आप ध्यान रखिए मेरे क्लाइंट साइड पे हो रहा है, और जो मैंने जावा वाला किया है रिजल्ट डॉट JSP में वो सर्वर साइड किया है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि प्रोजेक्ट में कहाँ यूज आएगा, इनर HTML फंक्शन है। अरे पूछ रहे हो संदेश ही बता रहे हो मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा इनर HTML क्या है। इनर HTML इतना याद है कि किसी एरिया के अंदर अगर कुछ प्रिंट कराना है तो क्या यूज करते हैं, इनर HTML। लेकिन याद नहीं आ रहा कि इनर HTML एक फंक्शन है कि एक वेरिएबल है। तो फिर से चलते हैं, याद तो है नहीं, W3 स्कूल से ही पूछ लेते हैं। अच्छा, ये DOM जो लिखा है ये जावा स्क्रिप्ट से लिखा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम क्या बोले HTML पेज का। फंक्शन नहीं है, वेरिएबल है। आज लोगों को और थोड़ा इंटरेस्ट जगा होगा कि ये इनर HTML, इनर टेक्स्ट, तो ये आपको बता दूं ये जो ऊपर दिख रहा है ये पूरा HTML में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और ऊपर देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, JS मतलब जावा स्क्रिप्ट। ये पूरी चीज जिनको इंटरेस्ट है ना, जिनको इंटरेस्ट है, मैं तो धीरे धीरे बताऊंगा, वो 2 घंटे में पूरा खत्म कर सकते हैं, 2 घंटे से बड़ा नहीं है। जैसे अभी मैंने नंबर यूज किया था, ये VAR प्लस लगा लो, ये सब हमने दिया है। नंबर की मेथड इज इंटीजर, ये वो। ये कि ये आ गया। सेम पेज पे बटन के नीचे, और बिना सर्वर को बताए क्लाइंट ने डेटा लिया, क्लाइंट ने सम किया और क्लाइंट ने रिजल्ट दे दिया। एक बार वेब ब्राउजर पे देखिए, ये क्लाइंट डेटा ले रहा है, सम पे सर्वर पे जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बटन का टाइप सबमिट रखा ही नहीं है, मैंने बटन का टाइप बटन रखा है। बटन का टाइप बटन सर्वर पे नहीं जाएगा। सम ना तो पेज बैक हुआ ना रिफ्रेश हुआ, सीधे रिजल्ट आ गया। फिर से देखिए, सीधे आंसर आ गया। क्लाइंट ने डेटा लिया, क्लाइंट ने डेटा लिया,
क्लाइंट ने ऑन क्लिक किया, क्लाइंट ने उसको प्लस किया, क्लाइंट ने उसको आंसर किया। ये पूरा पेज एक बार में कहाँ लोड हो जाता है? वेब ब्राउजर पे। पूरा पेज कहाँ लोड हो जाता है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर डिजाइनिंग भी दिखा रहा है और वेब ब्राउजर इतना कैपेबल है कि कोड को भी क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है बिना सर्वर की हेल्प से। जबकि जो मेरा जेएसपी वाला था, ये जेएसपी वाला है, इसमें मैं जो भी वैल्यू देता हूं, ये पेज बैक फॉरवर्ड रिफ्रेश 1 सेकंड की सब होगा। देखिए, तो ये पूरा डेटा कहाँ लेके गया? सर्वर पे। सम कहाँ पे हुआ? सर्वर पे। सम जब सर्वर पे हुआ है तो यहाँ पेज सोर्स कर भी लेंगे तो भी हमको इसका कोड नहीं दिखेगा, क्योंकि सर्वर पूरा कोड कैलकुलेट करने के बाद क्लाइंट को सिर्फ रिजल्टेंट आउटपुट, रिजल्टेंट एचटीएमएल दे रहा है। अब एक बार इसकी आप चाहे तो फोटो वगैरह ले लीजिए। ये पूरा जावास्क्रिप्ट का है। मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, एक ही स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ये फॉर्म से फॉर्म स्क्रिप्ट, ये पूरा सब कुछ एक ही में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आपको करके देखना है। दूसरा जो आपको करके देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एचटीएमएल है तो मैं जावा का कोड नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या बनाया? result.jst। और result.jst पे इसका भी स्क्रीनशॉट। तो किसी के दिमाग में ये आया कि ऐसा नहीं हो सकता कि जेएसपी पेज में डिजाइनिंग कर लो और डीएसपी पेज में जावा का कोड लिख लो? दोनों फायदे हैं, क्योंकि यहाँ एचटीएमएल मिलेगा, जावा ही मिलेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जेएसपी के लिए एचटीएमएल डिजाइन अलग हो रहा है और उसको सबमिट करने के लिए जेएसपी अलग लिखा जा रहा है। तो मैं चाहूँ तो इन दोनों को एक साथ मर्ज भी कर सकता हूँ। यूजर को कुछ समझ में नहीं आएगा, यूजर को वैसा ही आउटपुट दिखेगा जैसा दिखता है। ये वाले एचटीएमएल को और ये वाले जेएसपी को देखिए एक साथ एक ही पेज में कैसे मर्ज करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक नया जेएसपी पेज बनाया। तो मैं एग्जांपल दे दिया जेएसपी पेज का नाम, ये है मेरा जेएसपी पेज। इस जेएसपी पेज को सबसे पहले क्या चाहिए? जेएसपी डिजाइनिंग चाहिए। तो डिजाइनिंग मैंने किस में बनाई थी? फॉर जावा में। मैं इन दोनों पेज को मर्ज करके एक ही में बता रहा हूँ। जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या किया, वही डिजाइनिंग वही कोडिंग। तो किसी ने पूछा क्या जेएसपी में ऐसा नहीं हो सकता कि वही डिजाइनिंग और वही कोडिंग? तो देखिए, पहले तो ये डीजे ले लूं, ये आ गया। लेकिन मेरे को किसी दूसरे पेज से कैलकुलेशन नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ यही डेटा इनपुट ले रहा हूँ और इसी पेज पे क्या कर लूँ? कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है, तो मैंने फॉर्म का कोई एक्शन नहीं दिया और ये जो पूरा कोड था, लेकिन इसमें ड्रॉबैक है। जैसी पेज लोड होगा तो डिजाइनिंग पूरी लोड होगी और साथ में जावा का कोड भी रन हो जाएगा। लेकिन जावा का कोड तो कब रन होना चाहिए? जब मैं बटन पे क्या करूंगा? क्लिक। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने जावा स्क्रिप्ट में लिखा था ऑन क्लिक एबीसी, तभी ये कोड फायर हुआ था। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं किया मैंने ऑन क्लिक। अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं किया, रन करूंगा तो एरर आ जाएगी। ये देखिए एरर, इंटीजर डॉट पारसेंट और ये सब दे रहा है। तो ये मुझे कोड कब एग्जीक्यूट करना चाहिए था? ये कोड मुझे कब एग्जीक्यूट करना चाहिए था? जब मैं बटन पर क्लिक करूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा? जावा को, सर्वर को कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट ने बटन पर क्लिक कर दिया? तो सर्वर ये देख ले क्या इनकमिंग T1 T2 B1 की वैल्यू आ रही है। तो T1 T2 B1 की वैल्यू कब आएगी? जब मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करूंगा तो पूरा डेटा सर्वर पर सबमिट होगा। पूरा डेटा सर्वर पर सबमिट होगा मतलब T1 T2 B1 कहाँ जाएंगे? सर्वर पर जाएंगे। कैसे देखिए, इस इसी पेज से मैं क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर, बटन का नाम क्या है? B1 नॉट इक्वल टू नल।
इसका क्या मीनिंग निकला, जब पेज लोड होगा तब B1 की कोई वैल्यू नहीं होगी। B1 की वैल्यू सर्वर को कब मिलेगी, जब मैं B1 पर क्लिक करूंगा तो वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, सम। एक बार रन करते हैं जिससे जल्दी समझ आए। अभी ऊपर क्या T1 T2 B1 दिख रहा है क्या, मतलब सर्वर के पास कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा दिया सम। तो ऊपर देखिए T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू और B1 की वैल्यू। B1 की वैल्यू सर्वर को क्या मिली, सम, इक्वल टू नल नहीं मिली। तो पहली बार जब लोड होता है तो इक्वल टू नल है, और नॉट इक्वल टू नल का मतलब ये है कि आपने बटन पे क्या कर दिया, क्लिक, तो बिल्कुल वैसे ही आंसर आ गया जैसा जावास्क्रिप्ट में आ रहा था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कई बार अभी रिपीट कर चुका हूँ, जावास्क्रिप्ट में कभी भी डेटा सर्वर पे नहीं जा रहा है, वही इनपुट हो रहा है, वही कैलकुलेट हो रहा है, वही आंसर हो रहा है। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, तो मैं इसको क्रोम पे ले चलता हूं जिससे आपको और जल्दी समझ में आए। मैं 2 टैब ओपन कर लेता हूं। देखिए देखने वाले को कोई डिफरेंस नहीं, एक का एक्सटेंशन HTML है, एक का एक्सटेंशन JSP है। तो JSP है ये मैंने दिया, सम पे क्लिक कर रहा हूं, क्या देखना है आपको, नीचे रिजल्ट, बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश। हुआ क्या रिफ्रेश, अच्छा रिफ्रेश होने का एक और वो है, ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भी क्लियर हो जाएंगी। सबमिट पे क्लिक होता है, पोस्ट बैक होता है, जब पेज पोस्ट बैक होता है सर्वर से कनेक्ट होता है एक बार भी, तो जो भी डेटा आपने इनपुट किया था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रीसेट। ये आंसर आ गया। ये कोड किस पे लिखा गया, JSP। और अब इसमें देखिए सीधे मैंने क्लिक किया, पेज रिफ्रेश होते ही नहीं है जावास्क्रिप्ट में, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू वही की वही है, वैल्यू वही की वही है, आपका आंसर आ गया। जबकि जब भी आप सर्वर से कम्युनिकेट करोगे, जब भी आपका पेज पोस्ट बैक होगा तो क्लाइंट का पेज, होल पेज रिफ्रेश होगा और वो पूरा पेज का कंटेंट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एक JSP से इसके पेज सोर्स पे जाता हूं तो सिर्फ मुझे आंसर मिलता है, जबकि इसके पेज सोर्स पे जाता हूं तो मुझे पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड भी मिल जाता है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर सबको, ये एक ही पेज में इनपुट कैलकुलेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक किसका बोला मैंने, जावास्क्रिप्ट का ले लीजिए, ये दोनों इंडिविजुअल है। विजय, विजय मैंने अभी बताया ना आईडी और नेम में, आप आईडी की बेस पर कोडिंग कब करेंगे, जब आपको आपको अगर किसी भी कंट्रोल की वैल्यू जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करनी है तो आपको उस कंट्रोल का क्या पता होना चाहिए, आईडी। अगर किसी भी कंट्रोल की वैल्यू आपको किसी भी कंट्रोल की वैल्यू जावा में एक्सेस करनी है तो उसका क्या पता होना चाहिए, नेम। और आपको प्रोजेक्ट में आधा जावास्क्रिप्ट आधा जावा है, तो जैसा मैंने कल किया था, क्या किया था? कल मतलब लास्ट क्लास में क्या किया था, मैं देखो हर चीज का क्या दे रहा था, नेम भी, और हर चीज का क्या दे रहा था, आईडी भी। अब मैं जावास्क्रिप्ट में कोड कर लूं तो भी T1 नाम है, जावा में कोड कर लूं तो भी T1 नाम है। एक ये वाला स्क्रीनशॉट आपसे पूरा लेने के लिए 4 स्क्रीनशॉट हैं टोटल, और एक इसके लिए क्या बनाना था, result.js। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट। इसी में अभी और भी चीजें मिक्स होंगी, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, jQuery है, बहुत कुछ है नेट में, मतलब वेब डेवलपमेंट में। और हमको जब कोई भी वेबसाइट का पेज मिलता है
तो होता ये है कि वो एक पेज मल्टीपल चीज़ों से बना होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जिनको भी वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है या वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए है, ऐसा होंगे बहुत से जेईसी के ज्ञान गंगा करनी है तो भी सर्टिफिकेट चाहिए तो भी, तो मैंने अभी वैसे आज आपको शेयर किया था, ये मैंने अभी ऐसे बैठे बैठे बनाया है अपना सब कुछ। आप बहुत से लोग देख भी चुके होंगे पहले। imgjbp.online ये अपनी वेबसाइट है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, imgjbp.online। इस वेबसाइट पे आप वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो आप सीधे गेट स्टार्टेड है, डायरेक्ट भी मैंने दिया है मेन्यू वोकेशनल ट्रेनिंग सारे कोर्सेज के बारे में। तो गेट स्टार्टेड आप खुद देख लो, मैंने ऊपर HTML और ये सब में लिखा है। फिर जिस पे भी आपको चाहिए हो या ट्रेनिंग करनी भी हो, एंड्रॉयड ऐप पे, पाइथन, जावा, ये हार्डवेयर पे, जेंगो, नोड.js, जिस पे भी करनी है ज्वाइनर्स, ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सर्टिफिकेट भी और जिनको ट्रेनिंग अटेंड करनी है वो भी, नेम, ईमेल सब कुछ सही से ही चाहिए, ब्रांच वगैरह और क्या कर दिए सबमिट। ये देखिए बिल्कुल वैसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जैसा आपने वो ब्लड डोनर वाला बनाया है, वैसी तो है। फॉन्ट कलर पे मत जाइए, वो एक अलग पार्ट है CSS का, ठीक है। तो जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, वो इस लिंक पे जा सकते हैं और इस पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। और बाद में जिनको वोकेशनल का सर्टिफिकेट भी है, ये भी है, वो भी सब अभी बता देंगे, तो भी रजिस्ट्रेशन करना है, ट्रेनिंग करनी है तो भी रजिस्ट्रेशन करना है। वेबसाइट ध्यान रखिएगा, imgjvp.online। और ये पूरा भी हमारा वेब होने के बाद, ये जो मैंने वेबसाइट बनाई, इससे अच्छी वेबसाइट आपसे बनाते बननी चाहिए, सब कुछ ही मैप के साथ, लिंक के साथ, सब कुछ के साथ। क्लियर? ऐसे अच्छे से एक वेबसाइट, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग की हो या किसी भी चीज की हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको भी बनाते बनना चाहिए। जिनको भी वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है, इस लिंक पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, वेबसाइट को भी ब्राउज कर सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन तो होंगे नहीं, क्योंकि आज मैंने बहुत इजी चीजें आपको बताई हैं।